हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन विद तन्वी में स्वागत है। इस वीडियो में मैंने कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स को लिया हुआ है जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो पहला टॉपिक है हमारा क्या कहाँ से आया। इसमें हम जानेंगे कि अपने भारत में कौन सी सब्जी किस जगह से आई। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा मिर्च, टमाटर, आलू, मूंगफली, अमरूद, चाय। ये चीज़ें जो हैं अपने भारत में दक्षिण अमेरिका से आईं। कौन कौन सी चीज़ें हैं फिर से एक बार पढ़ते हैं। मिर्च, टमाटर, आलू, मूंगफली, अमरूद, चाय। 1 2 3 4 5 6 ये 6 चीज़ें जो हैं ये हमारे भारत में दक्षिण अमेरिका से आईं। मिर्च को पुर्तगाल देश के व्यापारी भारत लाए। तो इनमें से जो मिर्च है उसे पुर्तगाल देश के व्यापारी दक्षिण अमेरिका से भारत लाए थे। तो ये 6 चीज़ें जो हैं वो दक्षिण अमेरिका से आईं। नेक्स्ट, कॉफ़ी बीन्स और भिंडी, ये जो हैं वो दक्षिण अफ्रीका से आई थी। तो अब कन्फ्यूजन होता है दक्षिण अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका में, तो हम अच्छे से याद रखेंगे। अमेरिका को सुपर पावर माना जाता है, तो जाहिर सी बात है जो सुपर पावर है, बड़ी कंट्री है, वहाँ से हमारी ज़्यादा चीज़ें आएंगी। तो वहाँ से जो है हमारी 6 चीज़ें आई हैं, वही मिर्च, टमाटर, आलू, मूंगफली, अमरूद, चाय। और दूसरा है जो दक्षिण अफ्रीका, वहाँ से हमारी 2 चीज़ें आई हैं, एक कॉफ़ी बीन्स और दूसरा भिंडी। दोनों को ही हम अच्छे से याद रख सकते हैं। दोनों में ही ना बीच में आता है। कॉफ़ी बीन्स में भी ना आ रहा है बीच में आधा ना, और भिंडी में भी हमारा बीच में ना आ रहा है। तो इन दोनों को हम अच्छे से याद रखेंगे जिससे कि हमें कन्फ्यूजन ना रहे, दक्षिण अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट है मटर गोभी, जो कि अपने भारत में यूरोप से आई। अगला है सोयाबीन, जो कि चीन से अपने भारत में आया। तो इसे भी हम अच्छे से याद रख सकते हैं। बीन चीन, तो सोयाबीन चीन से आया है और मटर गोभी यूरोप से। तो जो इस टॉपिक में जो हमने पढ़ी वो 4 जगह से कौन कौन सी चीज़ अपने इंडिया में आई हैं। तो दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, यूरोप, चीन। तो सभी को मैं अच्छे से याद रखना है, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। दक्षिण अमेरिका से ज़्यादा चीज़ें आई हैं, जो कि वही हम पूरा लाइन से एक साथ में याद करेंगे। मिर्च, टमाटर, आलू, मूंगफली, अमरूद, चाय। दक्षिण अफ्रीका से कॉफ़ी बीन्स, भिंडी। यूरोप से मटर गोभी, चीन से सोयाबीन। चाय को हम लोग बहुत अच्छे से याद रखेंगे, क्योंकि जब भी चाय को पूछा जाता है तो हम लोग चीन आंसर लगा देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। चाय जो है वो दक्षिण अमेरिका से भारत में आई थी। तो ये तो हो गया हमारा टॉपिक क्या कहाँ से आया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जड़, तना, फूल, फल वाली फसलें। इस टॉपिक में हम जानेंगे कि जो हमारी कुछ जो फसलें हैं उन्हें हम कैसे पहचानें कि कौन सी जड़ है कौन सी तना। पहली हेडिंग है हमारी जड़ वाली फसलें। जड़ वाली फसलें कौन सी होती हैं, जैसे गाजर, मूली, चुकंदर, शलजम, शकरकंद। ये हमारी जड़ वाली फसलें होती हैं। अब जड़ वाली फसलों को हम पहचानेंगे कैसे। आप सभी लोगों ने देखा होगा जो जड़ वाली फसलें होती हैं उनमें नीचे से नुकीली होती हैं, वो उनमें नीचे रेशे पाए जाते हैं। जैसे गाजर में भी नीचे नुकीली होती है और रेशे पाए जाते हैं। सेम ऐसे मूली में भी रेशे टाइप में पाए जाते हैं, चुकंदर में भी, शलजम में भी, शकरकंद में भी। तो इस टाइप से हम पहचान लेते हैं कि जो है ये फसलें जड़ होती। और हाँ, टैपियोका जो कि अपने सिलेबस में दिया हुआ है, टैपियोका भी जड़ है। तो ये तो हमारी हो गई जड़ वाली फसलें। नेक्स्ट है हमारा तना वाली फसलें। कैसे हम पहचानें तना वाली फसलें कौन सी होती हैं। तो जैसे हल्दी, केसर, अदरक को आदि भी बोलते हैं, अदरक, आलू, प्याज, ये हमारी तना होती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जड़ भी पूछा जाता है एग्ज़ाम में, बट सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो हमारी तना वाली फसलें पूछी जाती हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इन्हीं में होता है कि तने वाली फसलें कौन सी होती हैं। जैसे प्याज क्या है, प्याज तना है, आलू भी तना है। तो तने वाली जो फसलें हैं वो है हल्दी, केसर, अदरक, आलू, प्याज। अब सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है, तो इसे हम अच्छे से याद रखेंगे। तो तने वाली फसलों को हम ट्रिक से याद रखेंगे। तो क्या है ट्रिक है हद कर दी आपने। जी हाँ, हद कर दी आपने। इसमें हद से हो जाएगा हमारा हल्दी, का से केसर, दी से आदि मतलब अदरक, आ से आलू,
पा से प्याज। तो इस ट्रिक से हम लोग बहुत अच्छे से याद रखेंगे कि तने वाली फसलें हमारी कौन सी हैं। तो ये तो हो गया हमारा तना। आगे बढ़ते हैं पत्ती। पत्ती में तो कुछ याद करने को नहीं है। पत्ती वाली फसलें हमारी जैसे पालक, मेथी, बथुआ, सरसों, ये सब हमारी पत्तियाँ होती हैं। नेक्स्ट है फूल। तो फूल गोभी, कचनार, सहजन, ये सारे हमारे फूल होते हैं। फल में हमारा है तोरई, भिंडी, टमाटर, बैंगन, कद्दू। इसमें भी हमें याद रखना है कि फल कौन से। जैसे ज़्यादातर पूछा जाता है भिंडी क्या है, तो भिंडी सब्जी नहीं है, भिंडी हमारा फल है। कद्दू हमारा फल है। अब फल की पहचान होती है, फल वो होते हैं जो कि फूल से बनते हैं और जिनमें बीज पाए जाते हैं। तो तोरई का फूल भी होता है और तोरई के अंदर बीज पाए जाते हैं। भिंडी में भी बीज पाए जाते हैं, टमाटर में भी बीज पाए जाते हैं। कद्दू का भी फूल होता है, कद्दू में भी बीज पाए जाते हैं, बैंगन में भी बीज पाए। तो ये होते हैं ये हो गए हमारे फल। इन्हें हमें बहुत अच्छे से याद रखना है। स्पेशली पूछा जाता है तो भिंडी और कद्दू, टमाटर ये पूछे जाते हैं। तो ये हो गए हमारे फल वाले। तो इस टॉपिक में हमने पढ़ा है जड़ वाली फसलें कौन सी होती हैं, तना वाली, पत्ती, फूल और फल वाली हमारी फसलें कौन सी होती हैं। तो अब हम इसी टॉपिक में फूल पढ़ रहे हैं, तो फूल से रिलेटेड कुछ हमारे पॉइंट्स हैं, वो भी हम देख लेते हैं। पहला पॉइंट है हमारा फूलों की घाटी चमोली उत्तराखंड में है। तो फूलों की घाटी कहाँ है? चमोली उत्तराखंड में। नेक्स्ट, फूलों से बहुत सी दवाइयाँ भी बनाई जाती हैं। नेक्स्ट, गुलदावरी, जीनिया, फूलों से रंग बनाए जाते हैं। तो सही बात है, फूलों से रंग भी बनाए जाते हैं। जैसे कौन कौन से फूल? गुलदावरी, जीनिया एंड अदर। फूलों से इत्र भी बनती है। कन्नौज को इत्र नगरी कहते हैं, कन्नौज को इत्र नगरी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में जो पतली पाउडर जैसी रचनाएं होती हैं उन्हें पराग कहा जाता है। ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि जो फूल की पंखुड़ियाँ होती हैं उनके बीच में जो पतली पाउडर जैसी रचनाएं होती हैं, सभी लोगों ने देखा होगा फूल के अंदर जो पतली पतली रचनाएं टाइप में होती हैं उन्हें हम पराग बोलते हैं। इन्हीं से जो है मधुमक्खी रस चूसती है शहद बनाने के लिए। नेक्स्ट है हमारा उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्जी खाई जाती है। ये हम आगे भी टॉपिक में पढ़ चुके हैं पकवान वाले टॉपिक में, लेकिन यहाँ पे फूल से रिलेटेड पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे भी हम पढ़ लेते हैं। केरल में केले के फूल की सब्जी खाई जाती है। महाराष्ट्र में सहजन के फूल के पकौड़े खाए जाते हैं। तो ये हो गया हमारा दूसरा टॉपिक। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कमी से होने वाले रोग। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि हमारे शरीर में किस चीज़ की कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे विटामिन्स की कमी से होने वाले रोग। तो स्टार्ट करते हैं। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है, जिसमें क्या होता है, हमें रात में साफ नहीं दिखाई देता है। तो रतौंधी रोग का लक्षण होता है रात में साफ ना दिखाई देना। नेक्स्ट, विटामिन बी1 कहें या विटामिन बी, तो विटामिन बी की कमी से बेरी रोग हो जाता है, जिसमें क्या होता है, वृद्धि का रुकना, भूख कम लगना। हमारी जो है भूख कम हो जाती है, तो जाहिर सी बात है जब भूख कम हो जाएगी तो हमारी ग्रोथ ऑटोमेटिकली रुक जाती है। तो विटामिन बी की कमी से बेरी रोग हो जाता है, जिसमें क्या होता है, हमारी ग्रोथ रुक जाती है। नेक्स्ट, विटामिन बी3 की कमी से पेलाग्रा नामक रोग हो जाता है, जिसमें क्या होता है, त्वचा और पाचन संबंधी रोग होता है ये, जिसमें हमारी स्किन से रिलेटेड और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड डिसीजेज हमें हो जाती हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, जिसमें क्या होता है, हमारे मसूड़ों से खून आने लगता है। तो स्कर्वी रोग का लक्षण होता है मसूड़ों से खून आना। तो विटामिन सी हो गया। नेक्स्ट है हमारा विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग हो जाता है, जिसे ऑस्टियोमलेशिया भी कहते हैं। यह एक सूखा रोग होता है। तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, सूखा रोग, जिसे ऑस्टियोमलेशिया भी कहते हैं। नेक्स्ट, विटामिन ई की कमी से बांझपन होता है, जो हमारी प्रजनन शक्ति का कम हो जाती है विटामिन ई की कमी से। विटामिन के की कमी से
रक्त का थक्का नहीं जमता, जिसे बोलते हैं हेमोरेज। तो विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। अब यहीं पे एक पॉइंट हम याद रखेंगे कि फिटकरी में विटामिन के पाया जाता है। फिटकरी को पोटास एलम भी बोलते हैं। फिटकरी में विटामिन के पाया जाता है, इसीलिए अक्सर हम लोगों ने देखा होगा घर पे अपनी दादी को, नानी को, कि जब खून का बहना बंद नहीं होता है तो वहाँ पर अगर हम फिटकरी लगा दें तो खून का जो बहना है वो बंद हो जाता है, रक्त का थक्का जम जाता है, क्योंकि उसमें विटामिन के पाया जाता है। तो यहाँ से भी हम याद रख सकते हैं कि विटामिन के की कमी अगर हमारे शरीर में हो जाएगी तो रक्त जो है वो बहता रहता है, उसका थक्का नहीं जमता है। तो इसे बोलते क्या है, हेमोरेज। तो ये होता है विटामिन के की कमी से। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया हमारी विटामिन, किस विटामिन की कमी से हमें कौन सा रोग होता है। आगे बढ़ते हैं। आयरन जिसे लौह तत्व भी कहते हैं। तो आयरन की कमी से क्या होता है, आयरन की कमी से रक्त अल्पत्वता मतलब कि खून की कमी हो जाती है, जिसे बोलते हैं एनीमिया। अगर हमारे शरीर में आयरन की कमी हो जाती है तो हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है, जिस रोग को बोलते हैं एनीमिया। नेक्स्ट आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ग्वाइटर। तो ये दोनों भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है कि आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है, रक्त अल्पत्वता जिसे बोलते हैं, और आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है। ये तो हो गया हमारे शरीर में किस चीज़ की कमी से कौन से रोग होते हैं। अब अगले जो हमारे यहीं पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो है आयरन के प्रचुर स्रोत, मतलब कि हमें आयरन कहाँ से मिलेगा। तो आयरन के जो सबसे अच्छे स्रोत होते हैं वो होता है आंवला, पालक, गुड़। इसे तो आप लोगों को बहुत ही अच्छे से याद रखना है, क्योंकि सीटेट एग्ज़ाम का ये मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन कह सकते हैं इसे। तो आंवला, पालक, गुड़ ये होते हैं आयरन के प्रचुर स्रोत। अगला पॉइंट है हमारा ऊर्जा देने वाले खाद्य पदार्थ, मतलब ऐसे खाद्य पदार्थ जिनसे हमें ऊर्जा मिलती है। तो वो होते हैं हमारे वसा और कार्बोहाइड्रेट। दोनों से ही मिलती है हमें ऊर्जा, लेकिन सबसे ज़्यादा मिलती है हमें वसा से, और नंबर 2 पे कार्बोहाइड्रेट से। नेक्स्ट पॉइंट है दस्त या उल्टियों के कारण हमारे शरीर से बहुत सारा पानी बाहर निकल जाता है। बिल्कुल सही बात है, जब हमें दस्त लग जाते हैं या उल्टियाँ होने लगती हैं तो हमारे शरीर से काफ़ी सारा पानी बाहर निकल जाता है। इस पानी की कमी को पूरा करने के लिए पानी में शक्कर या नमक मिलाकर पीना चाहिए, या फिर ORS जिसे जीवन रक्षक घोल कहते हैं उसे पीना चाहिए। तो जो ये पानी की कमी हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो हमें या तो पानी में शक्कर या नमक मिलाकर पीना चाहिए, या फिर जो ORS आता है उसे घोल कर पीना चाहिए। तो ये तो हो गया हमारा तीसरा टॉपिक, जो कि था कि मतलब हमारे शरीर में किस चीज़ की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अगला टॉपिक है हमारा भोजन। तो इसमें जो पहला पॉइंट है वो है भोजन पकाने के तरीके, मतलब भोजन जो पकाया जाता है उसके क्या क्या मेथड है, किस किस तरीके से भोजन पकाया जाता है। तो जो तरीके हैं वो हैं भूनकर, उबालकर, तलकर, सेंककर। तो ये 4 तरीके हैं हमारे। या तो हम भोजन को भून कर पकाएं, या उबाल कर भी पकाते हैं, बहुत सारे जो मतलब हमारे खान पान होते हैं, या तलकर या सेंककर। तो ये हमारे 4 तरीके हैं भोजन को पकाने के, इन्हें अच्छे से याद रखना। अगला पॉइंट है डॉक्टर बोमांट ने 9 साल तक जख्मी सैनिक मार्टिन, जो कि मार्टिन नाम है उनका सैनिक का, उनके पेट के साथ प्रयोग किया और निम्न निष्कर्ष निकाले। 9 साल तक उनके पेट के साथ उन्होंने प्रयोग किया था। 9 साल तक एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने कुछ कंक्लूज़न निकाला है। वो क्या है, पहला है भोजन बाहर की अपेक्षा पेट में जल्दी पचता है। मतलब जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया होगा कि कोई भी भोजन है, मतलब हर चीज़ को पकने में अलग अलग टाइम लगता है। नेक्स्ट पॉइंट है अलग अलग भोजन को पकने में अलग अलग समय लगता है। बिल्कुल सही बात है, हर चीज़ को पकने में अलग अलग समय, पचने में अलग अलग समय लगता है। क्योंकि जैसे अगर हम कुछ भारी खा लेते हैं तो उसको डाइजेस्ट होने में अलग टाइम लगता है, अगर हम कुछ हल्का खाते हैं उसको डाइजेस्ट होने में अलग टाइम लगता है। तो उन्होंने ये 2 कंक्लूजन निकाले थे। पहला कंक्लूजन निकाला था कि भोजन बाहर की अपेक्षा पेट में जल्दी पचता है। अब इसमें इन्होंने क्या किया होगा कि जो पाचक रस हमारे शरीर में पाया जाता है उसको उन्होंने किसी मतलब बाहर, शरीर के बाहर भी रखा होगा, उसमें उन्होंने प्रयोग करके देखा होगा उसी भोजन को,
और शरीर में मतलब जो हम खाते हैं तब देखा होगा। तो दोनों में उन्होंने जब कंपेयर किया होगा तो उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि भोजन जो है वो बाहर की अपेक्षा पेट में जल्दी पचता है। और दूसरा जो उन्होंने निकाला था कि अलग अलग भोजन को पचने में अलग अलग समय लगता है। तो ये 2 कंक्लूजन निकाले थे डॉक्टर बॉमॉन्ट ने। अगली हमारी हेडिंग है भोजन को संरक्षित करने के तरीके, कि जो भोजन है उसको हम कई टाइप से संरक्षित कर सकते हैं। तो वो क्या तरीके हैं? हर टाइप के भोजन के लिए अलग अलग तरीका है। जैसे दूध है, अगर हमें दूध को ज़्यादा टाइम तक प्रिजर्व करके रखना है तो उसका सिंपल सा तरीका है कि उसको हम उबाल कर रखें। अगर हम उसे उबालेंगे नहीं तो जाहिर सी बात है थोड़े टाइम के बाद वो ख़राब हो जाएगा। तो दूध को प्रिजर्व करने के लिए उसे उबाल लेते हैं। दूसरा है हरा धनिया। हरा धनिया को प्रिजर्व करने का तरीका है गीले कपड़े में लपेट कर। अगर हम उसे गीले कपड़े में लपेट कर रखते हैं तो धनिया जल्दी ख़राब नहीं होता है। अगला है प्याज लहसुन। प्याज लहसुन को संरक्षित करते हैं हम नमी से बचाकर खुले में। उसमें जो है नमी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सुखा लेना चाहिए और खुली जगह पर रखना चाहिए। तो प्याज लहसुन को हम इस तरीके से प्रिजर्व करते हैं। पके हुए चावल, इनको प्रिजर्व करने का तरीका है कि इन्हें हम कटोरे में डालकर पानी के बर्तन, मतलब किसी भी बर्तन में जिसमें हम परोसना चाहें परोस लें और फिर उसे पानी के बर्तन में रखते हैं। तो ये कुछ संरक्षित करने के तरीके हैं हमारे, किस चीज़ को हम कैसे संरक्षित करेंगे। अगला पॉइंट है हमारा एलपीजी। जो एलपीजी होती है वो खाना पकाने की गैस होती है जो कि प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होती है। तो एलपीजी जो खाना पकाने वाली गैस होती है उसमें 2 गैसों का मिश्रण होता है, प्रोपेन और ब्यूटेन। एलपीजी को गंधयुक्त बनाने के लिए उसमें एथिल मरकैप्टन मिलाते हैं। मतलब जो एलपीजी गैस होती है, जो उसका मतलब कह सकते हैं मूल स्वरूप होता है, उसमें गंध नहीं होती है। अब स्मेल नहीं आएगी तो बहुत सारे खतरे हो सकते क्या होते ही हैं। तो इसे गंधयुक्त बनाने के लिए उसमें हम एथिल मरकैप्टन मिलाते हैं। तो एलपीजी क्या होता है? प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है और उसको गंध युक्त बनाने के लिए उसमें एथिल मरकैप्टन मिलाते हैं। एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अच्छे से इसके फुल फॉर्म को अच्छे से याद रखना, क्योंकि एग्जाम में जब ऑप्शन दिए होते हैं तो हमें कन्फ्यूजन हो जाता है। उसमें लिखा होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, तो लिक्विड नहीं होता है, लिक्विफाइड होता है। तो एलपीजी का फुल फॉर्म हो गया लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अगला है हमारा सीएनजी। सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। हिंदी में बोलते हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस। तो एलपीजी का फुल फॉर्म हो गया, सीएनजी का फुल फॉर्म हो गया। तो ये हमारा टॉपिक हो गया भोजन टॉपिक से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स थे वो हमने पढ़ लिए हैं। अब हमारे ये छोटे छोटे से कुछ टॉपिक्स थे जो इस वीडियो में मैंने कवर किए, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट। अब इन टॉपिक्स, जो ये टॉपिक हमने पढ़े हैं, इन टॉपिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं वो हम देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, आज हम मिर्च के बिना अपने भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते, इसे व्यापारी हमारे देश में लाए थे। तो पहला ऑप्शन है हमारा दक्षिण अमेरिका से, दूसरा दक्षिण अफ्रीका से, तीसरा यूरोप से, चौथा चीन से। तो इसे पूछा है मिर्च के बिना अपने भोजन की कल्पना नहीं कर सकते, इसे व्यापारी लाए, मतलब मिर्च के लिए पूछा है कि मिर्च को व्यापारी कहाँ से लाए थे। तो इसका जो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1 दक्षिण अमेरिका से, क्योंकि जो मिर्च आई थी वो दक्षिण अमेरिका से आई थी। और इसे लाया कौन था? तो पुर्तगाली व्यापारी लाए थे हमारे देश में। तो और ये तो हो गया मिर्च दक्षिण अमेरिका से है, लेकिन दक्षिण अमेरिका से और कौन कौन सी चीज़ें आई हैं वो भी हम यहीं पर फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो दक्षिण अमेरिका से हमारी 6 चीज़ें आई थी, मिर्च, टमाटर, आलू, मूंगफली, अमरूद, चाय। तो ये तो हो गया हमारा दक्षिण अमेरिका से। दूसरा जो ऑप्शन दिया है दक्षिण अफ्रीका से, उससे हमारी आई थी कॉफ़ी बीन्स और भिंडी। यूरोप से हमारा आया था गोभी, मटर, और चीन सोयाबीन ये आया था। लेकिन इस क्वेश्चन में मिर्च पूछा है तो इस वजह से जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 दक्षिण अमेरिका से। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, नीचे दिया गया कौन सा एक समूह जड़ों का है। हमारे ऑप्शंस हैं नंबर 1 चुकंदर, आलू, अदरक, नंबर 2 शकरकंद, हल्दी, गाजर, नंबर 3 मूली, टैपियोका, प्याज, नंबर 4 गाजर, चुकंदर, मूली। इसमें हमसे पूछा है कि
एक इसमें से जो ग्रुप है वो जड़ों का, जड़ पूछा है। तो पहला ऑप्शन हमने देखा, उस पर दिया चुकंदर, आलू, अदरक। आलू तो हमारा तना होता है, तो इस वजह से ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि जड़ पूछा है। दूसरा हमारा दिया शकरकंद, जड़ है। हल्दी, गाजर, हल्दी हमारा तना होता है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तीसरा है मूली, तो जड़ है। टैपियोका जड़ है, लेकिन प्याज तना होता है, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। मतलब ऊपर वाले तीनों गलत है, तो जाहिर सी बात है फोर्थ ऑप्शन हमारा सही होगा। एक बार देख लेते हैं, गाजर, चुकंदर, मूली। गाजर भी जड़ है, चुकंदर भी जड़ है और मूली भी जड़ है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, गाजर, चुकंदर, मूली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, बच्चों द्वारा बाजार से एकत्र की गई निम्नलिखित सामग्रियों में से उन सामग्रियों की पहचान करें जिनके अंदर बीज है। मतलब कुछ सामग्री बच्चों ने एकत्र की है, तो हमें उनमें से उनकी पहचान करनी है जिनके अंदर बीज है। अब सामग्री कौन सी है? वो है आलू, टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला, प्याज, खीरा। तो इसमें जो हमें उनकी पहचान करनी है जिनके अंदर बीज है। तो हमारे ऑप्शन से पहला ऑप्शन है टमाटर, नाशपाती, चीकू। दूसरा है टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, खीरा। तीसरा है टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला, खीरा। चौथा है नाशपाती और चीकू। तो इसमें हमें पहचान करना है जिसके अंदर बीज है। तो पहले हम जो सामग्री है उसमें देख लेते हैं। तो हमारा आलू में बीज नहीं होता है, तो आलू हमारा ऑप्शन में नहीं होना चाहिए। दूसरा टमाटर में होता है, नाशपाती में, चीकू में, भिंडी, करेला में भी होता है, प्याज में नहीं होता है, खीरा में होता है। मतलब आलू और प्याज इन दो को छोड़ के बाकी जो है हमारे सभी में बीज होते हैं। तो कौन कौन सा? टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला, खीरा। वही ऑप्शन हम चुनेंगे जिनमें हमारी ये 6 चीज़ें दी होंगी। तो वो ऑप्शन है हमारा, इसका राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला, खीरा। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा एक बीज नहीं है? तो हमारे ऑप्शंस हैं, नंबर 1 गेहूँ, नंबर 2 काली मिर्च, नंबर 3 साबूदाना, नंबर 4 सौंफ। तो इसका जो राइट आंसर होगा, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 साबूदाना। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से खाने योग्य वस्तुओं का एक समूह चुनें जिसका प्रत्येक सदस्य आयरन से भरपूर हो। ऑप्शन है हमारे, नंबर 1 आंवला, पालक, गुड़। नंबर 2 आंवला, पत्ता गोभी, टमाटर। नंबर 3 पत्ता गोभी, आंवला, पालक। नंबर 4 गुड़, आंवला, टमाटर। तो इससे पूछा है आयरन से भरपूर, मतलब अभी हमने पीछे पढ़ा था आयरन के स्रोत, तो वो हमारे स्रोत क्या थे? आंवला, पालक, गुड़। वही हम ऑप्शन में देख लेंगे। तो आंवला, पालक, गुड़ हमारा दिया हुआ है पहले ऑप्शन में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 आंवला, पालक, गुड़। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित समूहों में से उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने के तरीके दिए गए हैं। हमारे ऑप्शंस हैं, तलकर, भिगोकर, भूनकर। ऑप्शन नंबर 2 सेंककर, तलकर, भूनकर। ऑप्शन नंबर 3 उबालकर, गूंथकर, भूनकर। ऑप्शन नंबर 4 सेंककर, उबालकर, बेलकर। तो इसमें हम चारों ऑप्शन आराम से पहले देखेंगे, फिर हम इसका आंसर करेंगे। तो पहले ऑप्शन में दिया है तलकर, सही है, तलकर हम भोजन पकाते हैं। भिगोकर, भूनकर, तो भिगोकर हम भोजन को नहीं पकाते हैं, उबालकर पकाते हैं बट भिगोकर नहीं, तो इसलिए ये हमारा आंसर गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है सेंककर, तलकर, भूनकर, तो सेकते भी हैं, तलते भी हैं, भूनते भी हैं, तो राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 सेंककर, तलकर, भूनकर। क्योंकि तीसरा इसलिए नहीं होगा क्योंकि तीसरे में दिया है गूंथकर, तो भोजन गूंथकर नहीं पकाया जाता है, तो गलत हो जाएगा। और फोर्थ ऑप्शन में दिया है हमारा बेलकर, बेली तो रोटी जाती है लेकिन यहाँ पे भोजन पूछा है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो इसलिए पहला गलत है, तीसरा गलत है, चौथा गलत है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 सेंककर, तलकर, भूनकर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, कांच के जार और बोतलों को अचार से भरने से पहले धूप में अच्छी तरह से सुखाया जाता है, ऐसा क्यों करते हैं? मतलब जब भी हम अचार को किसी भी बर्तन में, बोतल में, जार में भरते हैं तो उससे पहले हम धूप में उसे अच्छी तरह से सुखा लेते हैं। अब ऐसा क्यों करते हैं ये इसमें पूछा है। हमारे ऑप्शंस है, अचार को स्वादिष्ट बनाने के लिए। नंबर 2 उनका तापमान बढ़ाने के लिए। नंबर 3 उनसे धूल हटाने के लिए। नंबर 4 नमी को पूरी तरह से हटाने के लिए। तो इसमें तो कुछ नहीं, ये तो जाहिर सी बात है, हम लोगों का डेली का एक तरह से डेली यूज़
एक्टिविटी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, नमी को पूरी तरह से हटाने के लिए। अगला क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है। हमारे ऑप्शंस है नंबर 1 आलू चिप्स, नंबर 2 दूध पनीर, नंबर 3 सेब जैम, नंबर 4 कच्चा आम अचार। अब इसमें हमें पूछा कौन सा मिलान सही नहीं है, तो अब इसमें क्या पूछा है पहले वो देखते हैं। पहला दिया है हमारा आलू चिप्स, तो आलू से चिप्स बनता है, सही है। दूसरा दूध पनीर, दूध से पनीर बनता है, ये भी सही है। नंबर 3 सेब, सेब से जैम बनता है, ये भी सही है। नंबर 4 कच्चा आम, उससे अचार बनता है, ये भी सही। ऐसे देखा जाए तो चारों ऑप्शन हमारे सही हैं, लेकिन फिर भी हमसे पूछा है इसमें से कौन सा सही नहीं है, मतलब कि इसमें हमसे कुछ और पूछ रहा है। अब जो हमने पीछे टॉपिक्स पढ़े हैं तो उन्हीं से रिलेटेड है। तो अभी हमने पीछे पढ़ा था इसी टॉपिक में भोजन वाले, भोजन को प्रिजर्व करने के तरीके, मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन। तो इससे प्रिजर्व करने का तरीका पूछा है। तो आलू से चिप्स बनाकर हम काफ़ी टाइम तक प्रिजर्व कर सकते हैं, तो ये हमारा सही है। दूध से पनीर बनाकर प्रिजर्व तो कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा टाइम तक हमारा वो नहीं चलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन 2 दिन। सेब से जैम बनाकर ये भी हमारा काफ़ी टाइम तक चलेगा। आम से अचार बना के ये भी हमारा काफ़ी टाइम तक चलेगा। अचार तो काफ़ी टाइम तक चलता है, महीनों तक। तो इसलिए जो हमारा इसका जो गलत है इसमें वो हो जाएगा दूध पनीर, क्योंकि ये ज़्यादा टाइम तक हमारा प्रिजर्व होके रहेगा ही नहीं। तो इसलिए जो इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि इसमें नहीं पूछा है, तो इसलिए जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, दूध पनीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, एक डॉक्टर ने एक मरीज को कुछ दवाएं दी और उसे गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां खाने की सलाह भी दी। अब पूछा मरीज को क्या परेशानी, मतलब उससे जो दवाएं दी है उसके साथ में उसे गुड़, आंवला और हरी सब्जियां खाने को कहा है। तो अब पूछा इसमें क्या परेशानी, नंबर 1 मलेरिया, नंबर 2 बुखार, नंबर 3 एनीमिया, नंबर 4 टाइफाइड। तो अभी हमने पीछे पढ़ा था कि गुड़, आंवला और पालक, वही हरी पत्तेदार सब्जियां, ये तीनों जो स्रोत है वो हमारे आयरन के हैं, और आयरन की कमी से क्या होता है, एनीमिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, एनीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, रीना को आम बहुत पसंद है, वह इन्हें सर्दियों के लिए सुरक्षित रखना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा इन्हें संरक्षित करने का सबसे अच्छा तरीका है। मतलब कि आम उसे बहुत पसंद है, आम आते हैं गर्मियों के सीजन में, अब वो चाहती है कि वो इन्हें सर्दियों तक प्रिजर्व करके रखे, जिससे कि जब उसका मन हो तो उसे खा सके। अब इनमें से उससे क्या वो ऐसा करे कि वो उसे सर्दियों तक वो सुरक्षित रख सके। तो हमारे ऑप्शंस जो इसमें दिए हैं, पहला ऑप्शन है हमारा रेफ्रिजरेटर में स्टोर करें, नंबर 2 आम पापड़ और अचार बनाएं, नंबर 3 जूस तैयार करें और एक एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करें, नंबर 4 प्लास्टिक बैग में रखें। तो रेफ्रिजरेटर में स्टोर करेगी वो तो ज़्यादा 2 दिन 3 दिन चलेंगे, तो इसलिए इसका जूस भी ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। प्लास्टिक बैग में रखेगी वो ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, क्योंकि सर्दियों तक वो रखना चाहती है। तो इसलिए जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, आम पापड़ और अचार बनाएं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, यह सिखाते हुए कि विभिन्न खाद्य पदार्थों को कुछ समय तक ताज़ा कैसे रखा जा सकता है। राधा ने अपनी कक्षा को निम्न तकनीकें सिखाईं। अब क्या टेक्निक सिखाएंगे, नंबर 1 इसे एक कटोरे में रखें और कटोरे को ठंडे पानी वाले खुले कंटेनर में रखें। दूसरा, इसे गीले कपड़े में लपेट दें। तीसरा, इसे धूप में खुला फैला दें। चौथा, इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें और अंधेरे में रख दें। मतलब उसने ये 4 तरीके बताए। अब टॉपिक वो पढ़ा रही हैं टीचर कि किसी भी चीज़ को कुछ समय तक ताज़ा कैसे रखा जा सकता है। तो अब उन्होंने 4 टेक्निक बताई। अब ये टेक्निक उन्होंने किसके लिए पूछा है, वो दिया है उपरोक्त तकनीक बी तकनीक जो है उसके अनुरूप वह निम्न में से किस पदार्थ का जिक्र कर रही हैं। हमारे ऑप्शंस है नंबर 1 पके हुए चावल, नंबर 2 प्याज लहसुन, नंबर 3 हरा धनिया, नंबर 4 काजू बर्फी। पूछा उपरोक्त तकनीक बी में दिया है इसे गीले कपड़े में लपेट दें। अब गीले कपड़े में इन 4 ऑप्शंस में से क्या लपेटा जाएगा, तो पके हुए चावल तो लपेटे नहीं जाएंगे, ना प्याज लहसुन हरा धनिया, काजू बर्फी भी लपेटी नहीं जाएगी। तो इसलिए जो इसका राइट आंसर होगा वो हरा धनिया, क्योंकि अभी हमने पीछे पढ़ा भी था कि धनिया को अगर हमें संरक्षित करके रखना है कुछ टाइम तक ताज़ा, तो उसे हम गीले कपड़े में लपेट कर रखें। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, हरा धनिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। भारोत्तोलकों को आमतौर पर अधिक मांसपेशियां और शरीर का द्रव्यमान बनाने की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के लिए उन्हें ऐसा आहार लेने की ज़रूरत है जो समृद्ध हो। हमारे ऑप्शंस है नंबर 1 प्रोटीन, नंबर 2 कार्बोहाइड्रेट, नंबर 3 वसा, नंबर 4 प्रोटीन विटामिन। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 प्रोटीन, क्योंकि पूछा है मांसपेशियां और शरीर का द्रव्यमान बनाना है। तो मांसपेशियों के लिए जो हमारा आहार होता है वो हमें प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि प्रोटीन होता है मसल्स बिल्डर। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। विटामिन पदार्थ हैं। हमारे ऑप्शंस हैं नंबर 1 हमें स्वस्थ बनाने के लिए औषधि के रूप में आवश्यक है, नंबर 2 यह हमें मजबूत रखने के लिए मांसपेशियों का निर्माण करता है, नंबर 3 कमी से होने वाले रोगों की रोकथाम के लिए कम मात्रा में आवश्यक है, नंबर 4 यह हमारे चयापचय दर को बढ़ाता है जिससे वजन कम होता है। तो इससे पूछा है इन चारों ऑप्शंस में विटामिन क्या है। तो जो पहला ऑप्शन कह रहा है हमें स्वस्थ बनाने के लिए औषधि के रूप में आवश्यक है, तो ऐसा नहीं होता है कि विटामिन से हम स्वस्थ बन जाते हैं। ये है कि विटामिन की कमी हो जाए तो कुछ रोग हो जाते हैं हमें, लेकिन औषधि के रूप में आवश्यक हो ऐसा नहीं है। तो इसलिए ये हमारा नहीं हो सकता। दूसरा कह रहा है यह हमें मजबूत रखने के लिए मांसपेशियों का निर्माण करता है। तो मांसपेशियों का निर्माण विटामिन से नहीं होता। अभी हमने जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन में ही पढ़ा था कि मांसपेशियों का निर्माण होता है प्रोटीन से, मसल्स बिल्डर होती है प्रोटीन। तो ये भी नहीं होगा हमारा। नंबर 3 है कमी से होने वाले रोगों की रोकथाम के लिए कम मात्रा में आवश्यक है। ये हमारा इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि अगर इसकी कमी से जो रोग हो गए तो उनकी रोकथाम के लिए कम मात्रा में आवश्यक है। मतलब ज़रूरी नहीं कि मैं बहुत ही ज़्यादा हाई क्वांटिटीज़ की हो, बस इसकी कमी से जो रोग हो रहे हैं उनकी रुकावट हो जाए तो उसके लिए कम मात्रा में ही हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 कमी से होने वाले रोगों की रोकथाम के लिए कम मात्रा में आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। एक बच्चा मसूड़ों से खून आने और हिलने की समस्या से पीड़ित है। रोग का नाम और विटामिन की कमी है। हमारे ऑप्शंस हैं नंबर 1 रक्तस्राव विटामिन के, नंबर 2 स्कर्वी विटामिन सी, नंबर 3 रिकेट्स विटामिन डी, नंबर 4 पेलाग्रा विटामिन B5। तो इससे पूछा मसूड़ों से खून आता है तो ये रोग क्या है और किस विटामिन की कमी से है। तो अभी हमने विटामिन वाले टॉपिक में पढ़ा था कि मसूड़ों से खून आना जो होता है वो हमारा विटामिन सी की कमी से होता है, और विटामिन सी की कमी से रोग होता है हमारा स्कर्वी। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 स्कर्वी विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। ऊर्जा देने वाले खाद्य पदार्थ कौन से हैं। हमारे ऑप्शन है नंबर 1 विटामिन और खनिज, नंबर 2 कार्बोहाइड्रेट और वसा, नंबर 3 कार्बोहाइड्रेट और खनिज, नंबर 4 प्रोटीन और विटामिन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 कार्बोहाइड्रेट और वसा। अभी हमने पीछे पढ़ा भी था कि ऊर्जा जो हमें मिलती है वो हमें मिलती है कार्बोहाइड्रेट और वसा दोनों से। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 कार्बोहाइड्रेट और वसा। अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक ऊर्जा वाला भोजन कौन सा है। हमारे ऑप्शंस है नंबर 1 विटामिन, नंबर 2 कार्बोहाइड्रेट, नंबर 3 फैट जिसे वसा बोलते हैं, नंबर 4 प्रोटीन। अब अभी हमने जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन में पढ़ा कि ऊर्जा जो हमें वो दो चीज़ों से मिलती है, कार्बोहाइड्रेट और वसा दोनों से। लेकिन इससे पूछा सर्वाधिक ऊर्जा, तो सबसे ज़्यादा जो ऊर्जा मिलती है वो हमें मिलती है वसा से। मिलती दोनों से ही, लेकिन अगर सबसे ज़्यादा पूछ दिया जाए तो वसा से मिलती है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 फैट वसा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। वैश्विक महामारी के समय डॉक्टरों ने लोगों को विटामिन सी से भरपूर भोजन की मात्रा बढ़ाने के लिए कहा, क्योंकि हमारे ऑप्शन है नंबर 1 यह दृष्टिवर्धक के निर्माण के लिए, नंबर 2 यह दांतों और अस्थियों को स्वस्थ रखता है, नंबर 3 इससे भूख बढ़ती है, नंबर 4 यह संक्रमण के विरुद्ध लड़ने की ताकत देता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 यह संक्रमण के विरुद्ध लड़ने की ताकत देता है। तो इसीलिए जब वैश्विक महामारी अभी जस्ट मतलब कोरोना आया था, कोविड, तो हमें विटामिन सी से जो भरपूर भोजन है उनकी मात्रा बढ़ाने के लिए कहा गया था। इसका रीज़न यही था कि यह जो है संक्रमण के खिलाफ लड़ने की हमें ताकत देता है, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18।
दस्त के रोगियों को चिकित्सक परामर्श देते हैं कि वे अधिक मात्रा में उबालकर ठंडा किया हुआ पानी जिसमें चुटकी भर नमक और थोड़ी चीनी मिली हो पिएं। क्योंकि अब क्यों ऐसा कहते हैं, हमारे ऑप्शंस हैं। केवल चीनी वाला पानी आंत सोख नहीं सकती है। नंबर 2, चीनी और नमक वाला सम्मिश्रण सरलता से सोखा जा सकता। नंबर 3, उबालने पर पानी जीवाणु रहित हो जाता है। अब इसमें 3 ये हमें कथन दिए कि क्यों ऐसा, मतलब वो क्यों कहते हैं कि चीनी और नमक मिला हुआ पानी पिए। तो 3 हमें कथन दिए। अब इसमें से जो हमसे पूछा है कि ऐसा क्यों कहते हैं, हमारे ऑप्शन से ABC तीनों, मतलब तीनों ही रीजन है इसलिए कहते हैं। दूसरा है केवल B, तीसरा है केवल C, चौथा है केवल B और C। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 ABC तीनों, क्योंकि तीनों ही रीजन है इस वजह से ऐसा बोलते हैं। क्योंकि केवल चीनी वाला पानी आंत नहीं सोख सकती, क्योंकि उस समय जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कमज़ोर हो चुका होता है, तो केवल चीनी वाला पानी आंत अब्सॉर्ब नहीं कर सकती। दूसरा, चीनी और नमक वाला सम्मिश्रण सरलता से अब्जॉर्ब कर सकती है। तीसरा है उबालने पर पानी जीवाणु रहित हो जाता है। बिल्कुल सही बात है, पानी को उबाल कर पीते हैं तो पानी जो है उसमें जीवाणु नहीं रहता है। तो तीनों ही हमारे कथन जो है वो सही है। तो इसलिए जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 A, B और C। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। प्रत्येक भोज्य पदार्थ के पैकेट पर उसे पैक करने की तिथि दी जाती है। क्यों? क्योंकि हमारे ऑप्शन से नंबर 1, प्रत्येक भोज्य पदार्थ की अपनी एक निधानी सेल्फ आयु होती है। दूसरा, भोज्य पदार्थ के प्रक्रमण और पैकिंग की अवधि में कई परिरक्षकों का प्रयोग किया जाता है। नंबर 3, कुछ निश्चित समय के बाद इसमें रोगाणु उत्पन्न हो सकते हैं जो इसको खराब कर देंगे। नंबर 4, हमें उन भोज्य पदार्थों का उपभोग नहीं करना चाहिए जिन पर लिखा हुआ समय समाप्त हो चुका हो। तो अब इसे दिया है, क्वेश्चन में पूछा है कि प्रत्येक कुछ भी हम खरीदें तो उस पैकेट पे उसको बंद करने की तिथि दी होती है। अब ऐसा क्यों होता है? तो पहला जो ऑप्शन कह रहा है क्योंकि हर भोज्य पदार्थ की अपनी एक सेल्फ आयु होती है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो भी मतलब हमारे खाने वाली प्रोडक्ट होते हैं सबकी अपनी अलग अलग होती है कि कौन सा प्रोडक्ट कितने टाइम तक चलेगा। तो पहला हमारा सही है, इस वजह से ही डेट दी होती है। दूसरा है भोज्य पदार्थ के प्रक्रमण और पैकिंग की अवधि में कई परिरक्षकों का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल, जब हम इससे पैकिंग करते हैं तो इस टाइम में कि मतलब पैकिंग से लेकर एक्सपायरी डेट तक वो चलेगा, इस टाइम के बीच में उसमें चलने के लिए कई प्रिजर्वेटिव का प्रयोग किया जाता है। तो इस वजह से डेट दी होती है, क्योंकि उसकी भी एक लिमिट होती है कि कब तक वो सही रहेगा। तीसरा है कुछ निश्चित समय के पश्चात इसमें रोगाणु उत्पन्न हो सकते हैं जिसको ख़राब कर देंगे। बिल्कुल सही है कि एक निश्चित टाइम के बाद इसमें जो है बैक्टीरिया डेवलप हो सकते हैं जो कि इसको ख़राब कर देंगे। चौथा है हमें उन भोज्य पदार्थों का उपभोग नहीं करना चाहिए जिन पर लिखा हुआ समय समाप्त हो चुका। तो ये भी सही है कि अगर एक्सपायरी डेट समाप्त हो चुकी है तो हमें उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो हमारे चारों ही ऑप्शन सही हैं, मतलब कथन सही हैं। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 A, B, C और D। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। हमें पके हुए भोजन को खुला या बिना फ्रिज में रखे लंबी अवधि के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा कारक पके हुए भोजन को खराब करने के लिए जिम्मेदार है? हमारे ऑप्शन है नंबर 1 कीट, नंबर 2 विषाणु, नंबर 3 फफूंद, नंबर 4 जीवाणु। अब कह रहा है कि पका हुआ भोजन उसे या तो ना तो हमें खुला रखना है और बिना फ्रिज में रखे हम लंबी अवधि के लिए नहीं उसे रख सकते। या तो फ्रिज में रखें तो वो एक टाइम तक चल सकता है, लेकिन हमें फ्रिज में भी नहीं रखना है तो हम लंबी अवधि तक नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि इनमें से कौन सी चीज़ है जो उसे ख़राब कर सकती है? तो पहला कह रहा है कीट, तो ऐसा नहीं है कि कीट ख़राब कर देंगे। क्योंकि दूसरा है विषाणु वायरस, ये भी नहीं हो सकता। फफूंद तो बहुत बाद में लगता है, चीज़ तो उससे पहले ही ख़राब हो चुकी होती है जिसे हम स्मेल से जान सकते हैं। फफूंद तो उसके बाद में लगती है। नंबर 4 है जीवाणु, यही हमारा राइट आंसर होगा क्योंकि उसमें बैक्टीरिया हो जाते हैं जो कि दिखते तो नहीं है लेकिन हम उसको स्मेल से या चख कर जान सकते हैं कि ये चीज़ ख़राब हो गई है। और जब ज़्यादा ही ख़राब हो जाती है, जब वो देखने में ही पता लगने लगती है, तब उसमें फफूंद लगती है। वायरस और कीट्स का तो यहाँ पे कोई मसला ही नहीं है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 जीवाणु। अगले क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। दीप्ति और प्रिया युवा लड़कियां हैं। दीप्ति को समोसा, कटलेट, ब्रेड खाना पसंद है और दूसरी ओर प्रिया आयरन की कमी वाला आहार लेती है। तो दीप्ति और प्रिया को क्रमशः निम्नलिखित में से किस विकार से पीड़ित होने की संभावना है?
हमारे ऑप्शन है नंबर 1 एनीमिया और रतौंधी, नंबर 2 मोटापा और एनीमिया, नंबर 3 मोटापा और स्कर्वी, नंबर 4 स्कर्वी और एनीमिया। तो इनमें से रोग पूछा है कि दीप्ति को कौन सा रोग है और प्रिया को। तो दीप्ति को खाना पसंद है समोसा, कटलेट, ब्रेड। अब अगर वो समोसा, कटलेट, ब्रेड ये चीज़ें खाती है तो उसको क्या हो सकता है। तो हमारे जो ऑप्शंस में से क्या हो सकता है, पहले पे दीप्ति है तो पहले पे हमारा समोसा, कटलेट, ब्रेड वगैरह खाती है तो उससे मोटापा हो सकता है। मोटापे वाले 2 ऑप्शन है 2 और 3, तो मोटापा हो सकता है। दूसरी वो प्रिया खाती है आयरन की कमी वाला आहार, मतलब कि उससे आयरन की कमी है तो क्या है कि एनीमिया है उसे, तो उसे क्या है एनीमिया। तो हमारा जिस ऑप्शन में मोटापा और एनीमिया होगा वही हमारा राइट होगा। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 मोटापा और एनीमिया। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, लंगर की प्रथा संकेत करती है। हमारे ऑप्शन है मध्याह्न भोजन, नंबर 2 मुफ्त समुदाय रसोई, नंबर 3 एकत्रित दान, नंबर 4 पवित्र भोजन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 2 मुफ्त समुदाय रसोई। जो लंगर की प्रथा है वो मुफ्त समुदाय रसोई है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23, जो भोजन हम खाते हैं उसका शरीर के अंदर क्या होता है। कक्षा 5 के विद्यार्थियों से शिक्षक ने इस विषय पर चर्चा करने के लिए कहा। तो इस क्वेश्चन का करने का शिक्षक का उद्देश्य क्या है ये पूछा है इसमें। हमारे ऑप्शन है नंबर 1 पाचन क्रिया, वैज्ञानिक प्रत्ययों के विषय में विद्यार्थियों की कल्पनाशीलता का विकास करना, नंबर 2 प्रश्न के सही उत्तर प्रतिपादित करने में विद्यार्थियों की मदद करना, नंबर 3 विद्यार्थियों के अंतर्बोधीय विचारों का अन्वेषण करना, नंबर 4 उपरोक्त सभी। हमें चारों ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ना है। ऐसा नहीं कि हमने उपरोक्त सभी देख लिया तो यही होगा, ऐसा नहीं है। पहले हम पढ़ लेते हैं कि उपरोक्त सभी होगा या नहीं होगा, या हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो पहला जो कह रहा है पाचन क्रिया, वैज्ञानिक प्रत्ययों के विषय में विद्यार्थियों की कल्पनाशीलता का विकास करना, हो सकता है ये हमारा आंसर। अब इसे होल्ड करके रखते हैं। दूसरा है प्रश्न के सही उत्तर प्रतिपादित करने में विद्यार्थियों की मदद करना, मतलब कि इस क्वेश्चन का जो हमें सही उत्तर मिल जाए ऐसा करने में विद्यार्थियों की मदद करना उद्देश्य है टीचर का, इसलिए उन्होंने ऐसा पूछा है। तो ये तो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि टीचर हमारे जो एनसीएफ कहता है कि हमें बच्चों से सही उत्तर निकलवाना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि बच्चे उस पर विचार करें, तर्क करें, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए, ना कि उन्हें रटना सिखाना है हमें। तो इसलिए ये तो हमारा हो ही नहीं सकता कि टीचर का उद्देश्य है कि उससे सही उत्तर निकलवाएं। तो दूसरा हमारा गलत है। अब जब हमारा दूसरा गलत है तो चौथा तो हमारा ऑलरेडी गलत हो ही जाएगा, क्योंकि उसमें दिया उपरोक्त सभी। तो दूसरा और चौथा ये तो हमारे चले गए। अब बच्चे हमारे 2 ऑप्शन। तो पहला भी हमने होल्ड करके रखा है, तीसरा पढ़ के देखते हैं। तीसरे में कह रहा है विद्यार्थियों के अंतर्बोधीय विचारों का अन्वेषण करना। अब हमारे 2 आंसर हैं, पहला हो सकता है या तीसरा। अब दोनों में जो ज़्यादा सुटेबल होगा वही हमारा आंसर होगा। तो पहले में कह रहा है कल्पनाशीलता का विकास करना। तो कल्पनाशीलता का विकास करना ज़्यादातर हिंदी से रिलेटेड ज़्यादा होता है। और तीसरे में कह रहा है विद्यार्थियों के अंतर्बोधीय विचारों का अन्वेषण करना, मतलब जो उनके हर विद्यार्थी के जो अलग अलग विचार हैं, अंतर्बोधीय जो विचार हैं उनका अन्वेषण करना, ये हमारा ज़्यादा अच्छा सूट कर रहा है इस क्वेश्चन के हिसाब से। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा यही होगा, ऑप्शन नंबर 3 विद्यार्थियों के अंतर्बोधीय विचारों का अन्वेषण करना। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24, पके हुए चावल को रेफ्रिजरेटर में अधिक समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है क्योंकि हमारे ऑप्शंस हैं कम तापमान पर सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं और मर जाते हैं, नंबर 2 कम तापमान पर सूक्ष्म जीव निष्क्रिय हो जाते हैं, नंबर 3 कम तापमान पर भोजन में नमी की मात्रा कम हो जाती है, नंबर 4 रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो रोगाणुओं को मार देते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 कम तापमान पर सूक्ष्म जीव निष्क्रिय हो जाते हैं। क्योंकि जब उसका फ्रिज में क्या होता है कि फ्रिज में अधिक समय तक चीज़ क्यों चल जाती है, क्योंकि उसमें जो हमारे जो बैक्टीरिया होते हैं वो कुछ समय के लिए, मतलब जब वहाँ पे टेम्परेचर कम होता है तो वो कुछ समय के लिए इनएक्टिव हो जाते हैं। मतलब चीज़ ख़राब तो होगी, ऐसा नहीं है कि वो चलती रहेगी सालों साल क्या 1-2-4 दिन भी नहीं चलती है फ्रिज में, मतलब
कोई पकी हुई चीज़ ये है कि ख़राब तो होगी, लेकिन यही है कि अगर नॉर्मली कोई चीज़ 4 घंटे में ख़राब होगी तो फ्रिज में वो 6 घंटे तक चल जाएगी। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो उसमें सूक्ष्म जीव है वो इनएक्टिव हो जाते हैं, तो इसलिए देर से ख़राब होती है। पहले ऑप्शन में जबकि बोला है कि सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं होता, नष्ट नहीं होते। अगर नष्ट ही हो जाते हो तो चीज़ ख़राब ही ना हो। तीसरे में कह रहा है भोजन में नमी की मात्रा कम हो जाती है, ये भी नहीं होता है। चौथा कह रहा है रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो रोगाणुओं को मार देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि रोगाणुओं को मार दे, ऐसा कोई केमिकल हो, फिर तो और ही नुकसान ही करेगा अगर केमिकल वगैरह होंगे। तो इसलिए जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, कम तापमान पर निष्क्रिय हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। नेहा की दोस्त ने दांतों की सड़न से बचने के लिए निम्नलिखित 4 उपाय सुझाए, इनमें से उसे कौन सा तरीका अपनाना चाहिए। नंबर 1, अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें। नंबर 2, इनेमल क्षय से बचने के लिए ब्रेसिज पहने। नंबर 3, मिठाई, चॉकलेट और कार्बोनेटेड पेय से बचें। नंबर 4, प्रत्येक भोजन के बाद कुल्ला करें। ये 4 कथन दिए हैं, तो इनमें से उसे कौन से तरीके अपनाने चाहिए। तो पहला जो कह रहा है अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें, सही है। दूसरा कह रहा है इनेमल क्षय से बचने के लिए ब्रेसिज पहने। ब्रेसिज होता है जैसे अक्सर हम लोगों ने देखा होगा जिनके दांत बड़े होते हैं तो वो तार टाइप का पहने रहते हैं, तो इनेमल क्षय ना हो इसलिए ब्रेसिज पहने। तो ये तो कोई ज़्यादा सही बात नहीं है कि ब्रेसिज पहनने से उनका इनेमल क्षय नहीं होगा, तो ये हमारा नहीं हो सकता। नंबर 3, मिठाई, चॉकलेट और कार्बोनेटेड पेय से बचें, ये बिल्कुल सही है कि अगर दांतों को सड़ने से बचाना है तो हमें ऐसी चीज़ों का सेवन से बचना चाहिए। नंबर 4 कह रहा है प्रत्येक भोजन के बाद कुल्ला करें, तो ये भी हमारा सही, मतलब पहला, तीसरा, चौथा ये हमारे सही हैं, दूसरा गलत है। तो इसलिए जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, पहला, तीसरा, चौथा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। कहाँ के लोग दाल में चीनी डाल के खाते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा महाराष्ट्र, नंबर 2 नागपुर, नंबर 3 मध्य प्रदेश, नंबर 4 हरियाणा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 नागपुर। तो नागपुर के लोग जो हैं वो दाल में चीनी डाल के खाते हैं, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 नागपुर। तो ये तो हो गए हमारे इन टॉपिक्स से रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक